खाज खुजली से तुरंत आराम, जालिम लोशन। नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर हम हाजिर हैं। हफ्ते की शुरुआत हुई है, इसलिए नया जोश है और अगले एक घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स और आपके साथ होंगी मैं जया सिन्हा और आंचल। शुक्रिया जया। लेकिन नया सवेरा की इस अंक की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं आज का सुभाषितम। प्रायेण साधुवृत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः। और इसका अर्थ है, हाथ से गिराई गई गेंद भी भूमि से जिस प्रकार ऊपर की ओर ही उठती है, उसी प्रकार सज्जनों की स्थिति भी क्षणिक अवनति के बाद उन्नति को ही प्राप्त हो जाया करती है। और इसी सुविचार के साथ कई अहम खबरें हैं, जिसमें प्रधानमंत्री का जो गुजरात दौरा है उस पर रहेगी हमारी खास नजर। बात होगी कारोबार और खेल जगत की, लेकिन रुख सुर्खियों का सबसे पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मेहसाणा में 5,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। पांचों चुनावी राज्यों में सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर और ग्वालियर में करेंगे संभागीय बैठक। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में करेंगी जनसभाएं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन दुर्घटना में 11 लोगों की मौत, कम से कम 50 लोग घायल। राहत और बचाव अभियान जारी। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को अभियान के समापन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर गाजा में लड़ाई रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज होगी एक आपात बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नागरिकों की रक्षा करने और गाजा को मानवीय सहायता बढ़ाने का किया आग्रह। खेल की खबरों में आईसीसी विश्व कप में भारत की जीत का सिलसिला बरकरार। इंग्लैंड को दी 100 रन से मात। शमी ने 4 और बुमराह ने झटके 3 विकेट। जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची टीम इंडिया। और विश्व कप में आज श्रीलंका का सामना अफगानिस्तान से। सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखने के उद्देश्य से दोनों टीमों के लिए जीत हर हाल में जरूरी। तो नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज लगभग सुबह 10:30 बजे अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मेहसाणा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां पहले दिन पीएम अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद मेहसाणा के खेरालू में लगभग 5800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनमें रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। परियोजनाओं में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू भांडू न्यू सानंद खंड शामिल है। विरमगाम सामाखियाली रेल लाइन का दोहरीकरण, कटोसन रोड बेचराजी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रेल परियोजना, मेहसाणा और गांधीनगर जिले के विजापुर तालुका और मनसा तालुका की विभिन्न ग्राम झीलों के पुनर्भरण के लिए परियोजना, मेहसाणा जिले में साबरमती नदी पर वलसाना बैराज, पालनपुर बनासकांठा में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 2 योजनाएं और धरोई बांध आधारित पालनपुर जीवन रेखा परियोजना प्रमुख कार्य और 80 MLD क्षमता का जल उपचार संयंत्र शामिल है। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें महिसागर जिले के संतरामपुर तालुका में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की परियोजनाएं शामिल हैं। नरोदा, देहगाम, हरसोल, धनसुरा रोड, साबरकांठा का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, गांधीनगर जिले में कलोल नगरपालिका सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन के लिए परियोजना और सिद्धपुर, पालनपुर, बयाद और वडनगर में सीवेज उपचार संयंत्रों के लिए परियोजनाएं। इससे हमारे गांव की 15-20 हजार की आबादी है। गांव में आजू बाजू तहसील में लोगों में बहुत उत्साह है और करीबन 1 लाख लोगों से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री का दर्शन करने के लिए, सुनने के लिए आएंगे। वहीं स्थानीय लोगों में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब आने वाले हैं, वो हमारी पब्लिक में बहुत उत्साह है, हमको बहुत आनंद है। हमारे वड़ा प्रधान हमारे जिले के हैं, हमारा वड़ा प्रधान है। हम बहनों में तो ज्यादा खुशी है। बहनों के लिए मोदी साहब 33% अनामत बिल आए, इसलिए हम लोगों को ज्यादा उत्साह है बहनों को। आज आनंद, आज उतरंग, आज नवल्ला ने हमारे आंगणे वड़ा प्रधान मोदी साहब पधारजे અને અહીંયા તો કંચન વર્ષે में मेहसाणा में परियोजनाओं के शुभारंभ से जारी विकास को और भी गति मिलेगी। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, मेहसाणा। और प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है जया, उस पर सबकी नज़रें रहेंगी और क्योंकि 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। पिछले साल भी प्रधानमंत्री वहाँ पर गए थे, तो उस लिहाज से ये दौरा, जब हम सिंचाई परियोजनाओं की बात करते हैं, रेल, सड़क, सभी का समागम है। विकास यात्रा पर लगातार गुजरात आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल, और पूरी तस्वीर बदलता नजर आएगा। ये जो एक बड़ी सौगात यहाँ पर गुजरात वासियों को मिल रही है, करीब 6000 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं और पूरे जो इलाका है उसकी तस्वीर यहाँ बदलती नजर आएंगी। इसमें यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं से लेकर मारुति सुजुकी के भी एक बड़े प्लान का भी यहाँ पे परियोजना की शुरुआत होगी। साथ ही पर्यटन सुविधाओं से भी जुड़े एक परियोजना की यहाँ पर प्रधानमंत्री शुरुआत करते नजर आएंगे। और जिस तरह से हमने देखा लोगों को कि काफ़ी खासा उत्साह यहाँ पर लोगों में नजर आ रहा है। मेहसाणा में प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का शुभारंभ यहाँ पर करेंगे, तो 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और कल प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी जाएंगे और वहाँ भी लोगों को संबोधित करेंगे। और अंबाजी मंदिर शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री पहले भी यहाँ जा चुके हैं और यहाँ की आरती में हिस्सा ले चुके हैं। ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री जिन राज्यों के दौरे पर जाते हैं वहाँ पर पूजा अर्चना के साथ ही जो विकास की परियोजनाएं हैं उन्हें राष्ट्र को समर्पित करते हैं। तो आज मेहसाणा में इन परियोजनाओं का शुभारंभ होगा और ये जो 2 दिवसीय दौरा है, जिसमें 31 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो उसे एकता दिवस के रूप में जैसे मनाया जाता है, यहाँ पर युवाओं के साथ भी संवाद करने का कार्यक्रम है। तो भारत संगठन का लॉन्च किया जाएगा, तो उस लिहाज से ये अहम दौरा। बिल्कुल, तो यहाँ पर काफ़ी तैयारियां की गई हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर गुजरात में, और इस पर हम आपको आगे भी एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारे संवाददाताओं से भी बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनसे जुड़ी खबरों पर। तो बात करते हैं राजस्थान की, जहां विधानसभा चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया भी आज से शुरू की जाएगी। नामांकन 6 नवंबर तक भरे जा सकेंगे और इन्हें भरने की सभी तैयारियां
पूरी कर ली गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जिला चुनाव अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ये कहा कि पर्चों की जांच और हलफनामों को अपलोड करने की व्यवस्था समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जानी चाहिए। नामांकन पत्रों की जांच 7 नवंबर को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 नवंबर है। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। बिल्कुल 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार जो पॉलिटिकल तापमान है वो बढ़ता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में अब तक 1343 उम्मीदवारों द्वारा कुल 1548 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। भाजपा ने कल गुना और विदिशा सीटों से अपने शेष 2 उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी। गुना से पन्नालाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने राज्य की सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे के तीसरे दिन कई कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं, जिसमें इंदौर संभागीय बैठक में वो हिस्सा लेंगे। वहीं ग्वालियर और चंबल संभागीय बैठक में भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल उन्होंने कई बैठकों में भाग लेने के साथ साथ जनसभा को भी संबोधित किया। और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा सीट पर सबकी नजर है। शिवराज सिंह आज दोपहर बुधनी एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन भरेंगे। बीते 20 साल से ये सीट बीजेपी का गढ़ है। बीते 4 बार से सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां से प्रत्याशी बनते आ रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर रहे हैं। इस सीट को अपने कब्जे में लेने के लिए कांग्रेस भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी है। इस बार कांग्रेस ने सीएम शिवराज के सामने अभिनेता विक्रम मस्तलाल को प्रत्याशी बनाया है। मध्य प्रदेश की इस प्रतिष्ठित सीट पर मुकाबला इस बार रोचक हो गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहां से मिर्ची बाबा को अपना उम्मीदवार बना लिया है। कुल मिलाकर अब इस सीट पर नेता, अभिनेता और संत की भिड़ंत होने जा रही है। नामांकन जमा करने के आखिरी दिन आज इस सीट से ये तीनों ही अपना नामांकन जमा करने जा रहे हैं। और अब बात चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे और अंतिम चरण की 70 सीटों के लिए नामांकन करने का आज अंतिम दिन है। भाजपा और कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए जनसभाएं आयोजित कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख करीब आने के साथ ही सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के जालबांधा में चुनावी सभा करेंगी, वहीं बिलासपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। और अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, जिसने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में दिव्यांगों की भागीदारी को आसान बनाने के लिए सक्षम ऐप में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। ये चुनाव छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में होने हैं। इन चुनावों में दिव्यांग मतदाता सक्षम ऐप का उपयोग पंजीकरण, सूचना की तलाश, शिकायत, स्थान परिवर्तन संबंधी जानकारी को अपडेट करने और मतदाता सूची में अपने ब्यौरे में सुधार के लिए कर सकते हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर जा रहे हैं, उस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमन बरोना अंबाजी मंदिर बनासकांठा गुजरात से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ मेहसाणा से उर्मिलेश भट्ट भी जुड़ चुके हैं। तो सुमन का रुख करते हैं। सबसे पहले सुमन, अंबाजी बेहद मशहूर शक्तिपीठ है और कल प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी अंबाजी का जिक्र किया। क्या कुछ तैयारियां आप वहां पर देख रही हैं? जो तमाम परियोजनाओं की शुरुआत आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, किस तरह से वो इस इलाके की तस्वीर बदलती नजर आएंगी? सुमन की जी, सुमन आप ऑडियो नहीं मिल रहा है जी, तो आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, अब आपकी आवाज आ रही है सुमन, आप बोल सकती हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ आ रहे हैं, जहाँ सबसे पहले वे बनासकांठा में जो अंबाजी मंदिर है, मां अंबा का आशीर्वाद लेकर अपने इस दौरे की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंबा माता मंदिर से हमेशा से ही बहुत एक आस्था जुड़ी है। उन्हें जब जब मौका मिलता है तब वे यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर वे आने वाले हैं, यहाँ पर मां अंबा के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही उनके स्वागत में यहाँ पर मंदिर में काफी तैयारियां की गई है। उनके स्वागत में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गरबा परफॉर्मेंस करेंगे, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। साथ ही पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। आपको बता दें कि ठीक 1 साल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां अम्बा के मंदिर में आए थे और यहाँ से उन्होंने आशीर्वाद लिया था। ठीक वैसे ही आज वे यहाँ पर पधार रहे हैं और उसके बाद यहाँ से जो आगे के कार्यक्रम है, जिसमें जो खेरालू जाएंगे और कई परियोजनाओं का वे लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, तो उसके लिए यहाँ से आशीर्वाद लेकर वे शुरुआत करेंगे। और हमारे साथ उर्मिलेश कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन सुमन हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुमन, अगर हम मां अंबा जी का जिक्र करें तो वहां पर गब्बर आरती में पहले भी शिरकत कर चुके हैं प्रधानमंत्री, और ख़ास तौर पर जिस भी राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं वहां जब विकास की परियोजनाओं को राष्ट्र को और राज्य को समर्पित करते हैं तो उसकी शुरुआत भगवान की आराधना से होती है। इसके बाद केवड़िया में भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि हर साल एकता दिवस का जो कार्यक्रम है वो केवड़िया में आयोजित किया जाता है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहां पर है। तो आज जो प्रोग्राम है, आज प्रधानमंत्री सबसे पहले यहाँ पर अंबाजी में दर्शन करेंगे, फिर खेरालू में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही कल जो है वो केवड़िया में एकता दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर हम लोग देख ही रहे हैं कुछ समय से परेड से लेकर सभी तरीके की जो तैयारियां है वो की जा रही है। एक खास बात मैं आपको जरूर बता दूं अंबाजी के बारे में, पिछले कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबाजी में कई परियोजनाओं की जो सौगात है वो अंबाजी के लोगों को दी थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफी उत्साहित है। अंबाजी जो ये स्थल है वो एक प्रवासन केंद्र है, बड़ी आस्था है इसकी, तो दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। तो जो प्रधानमंत्री ने जो परियोजनाओं की सौगात दी थी उसमें प्रवासी केंद्र जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले सभी प्रवासियों को काफी सुविधा होती है। वहीं जब हम आज खेरालू के प्रोग्राम की बात करें तो खेरालू में रेल की बात हो, सड़क हो, पेयजल हो, इन सभी की जो सुविधाएं हैं, इनकी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पूरे मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध लोग सभी प्रधानमंत्री की एक झलक देखना चाहते हैं, उनका अंबाजी में स्वागत करना चाहते हैं और वे सुबह से ही यहाँ पर खड़े हैं उनके स्वागत के लिए, उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। जी बिल्कुल, और यहाँ पर मेहसाणा का रुख करते हैं। मेहसाणा में हमारे संवाददाता उर्मिलेश इस वक्त जुड़ चुके हैं।
जी उर्मिलेश, क्या कुछ तैयारियां और अपडेट मिल रहा है? किस तरह से तमाम परियोजनाएं जो विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री आज शुरुआत करने जा रहे हैं, उस इलाके के लोगों को इसका इंतजार है? जी बिल्कुल, जैसे कि आज आपने भी दर्शकों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर गुजरात आ रहे हैं। गुजरात के मेहसाना जो पहले आएंगे, सबसे पहले आज का जो कार्यक्रम है उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है अंबाजी मंदिर सबसे पहले जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि गुजरात का अंबाजी मंदिर है मेहसाना का, वो जो है दुनिया में फेमस है, देश भर में फेमस है। तमाम जगहों से कई यहाँ पर लोग जो है आते हैं उस दर्शन के लिए। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री भी अपनी शुरुआत अंबाजी मंदिर से करेंगे, जहाँ पर कि वो दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही उसके बाद दूसरा कार्यक्रम है, उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर कि अभी हम लोग है, ये कार्यक्रम स्थल है खैरालू, यहाँ पर कहा जाता है मेहसाना का। और यहाँ पर आकर के जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया कि आज लगभग 5,800 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं का वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और उसको जो है राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि आज का दिन कहीं ना कहीं जो मेहसाना है और गुजरात का जो के लोगों के लिए एक अहम दिन है, जब यहाँ पर इन लोगों के लिए तमाम विकास कार्यों के लिए एक नई राह खुलेगी। मेहसाना के लोगों के लिए उसमें जो है रेल है, सिंचाई है, पेयजल है, ऐसी कई योजनाएं हैं। तो निश्चित तौर से अगर यहाँ के लोगों से जैसे हमने बात की है, इन लोगों को जो है काफी जोश है, उत्साह है। इनका कहना है कि लंबे समय से हम जो है प्रधानमंत्री का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ यहाँ के लोगों में प्रधानमंत्री के लिए जोश और उत्साह है एक झलक देखने के लिए, वहीं दूसरी तरफ एक विकास की नई गाथा के लिए भी मेहसाना तैयार है। आंचल और शैला। उर्मिलेश, क्योंकि यहाँ पर हम तमाम उन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो पेयजल, सिंचाई, रोड से जुड़ी हुई हैं, और इसी खबर पर हमारी नज़र रहेगी। और ख़ास तौर पर एकता दिवस पर जिस तरह से प्रधानमंत्री पिछले साल भी मौजूद थे केवड़िया में, उस पर भी हम तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। सुमन, आपका और उर्मिलेश आपका मेहसाना से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इन जानकारियों को साझा करने के लिए भी। तो आज का ये दौरा बहुत अहम होने वाला है, 2 दिवसीय दौरा है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स आप देख सकते हैं सिर्फ टीवी न्यूज़ पर। लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर, फिर जल्दी हाजिर होते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत, और आइए अब रुक करते हैं अन्य खबरों का। तो आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के बीच पीछे से टक्कर हुई और हादसे में अब तक 11 लोगों की मृत्यु और करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर है। अधिकारियों के मुताबिक सिग्नल का इंतजार कर रही विशाखापट्टनम पलासा स्पेशल ट्रेन पैसेंजर ट्रेन को पीछे से आ रही विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे 3 डब्बे पटरी से उतर गए। राहत और बचाव अभियान जारी है। दुर्घटना राहत ट्रेनें घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। इसी बीच विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ने लोगों को जानकारी देने के लिए कई हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं, जो इस तरह से हैं 0891274633 साथ ही 0891274461 8106053051 और भी नंबर हैं 8106053052। साथ ही आप संपर्क कर सकते हैं 8500041670 और 8500041671। ये तमाम नंबर्स हैं जिन पर आप फ़ोन करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। ट्रैक का रिस्टोरेशन का काम अभी हमने फोकस किया है। जो लोगों को रेस्क्यू करने का काम था वो कल रात को हमने करीब 12 बजे तक वो क्लियर हो गया था।
वर्तमान हम लोग एक्सग्रेसिया और कंपेंसेशन का पेमेंट जो है वो भी चालू है। ट्रैक रेस्टोरेशन हम लोग आज आशा है कि आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। 11 लोगों का अनफॉर्चुनेट डेथ है और जो इंजरीज हैं वो 50 अराउंड है। कोशिश कर रहे हैं कि पूरा जो ट्रैक है पूरा कंप्लीटली वो 4 बजे तक आज शाम को आज हम लोग क्लियर कर देंगे। और प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री ने रेल दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा हादसे में घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया गया है। और आइए अब बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान की। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों की दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज से कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश के 2 दिवसीय समापन कार्यक्रम में 20,000 से अधिक अमृत कलश यात्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। आज सभी राज्य अपने अपने प्रखंड और शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने कलश से मिट्टी को एक विशाल अमृत कलश में डालेंगे। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7,000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के 2 वर्ष के लंबे अभियान के समापन का भी प्रतीक होगा। इस कार्यक्रम में स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत माई भारत का भी शुभारंभ किया जाएगा। 31 अक्टूबर की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत कलश यात्रियों और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और हमारे साथ चंद्रशेखर जुड़ गए हैं कर्तव्य पथ से। चंद्रशेखर, माटी की सौंधी खुशबू जिस तरह से भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के पथ पर अग्रसर है, इस यात्रा में आने वाले लोगों का सिलसिला अभी भी जारी है। कितना अहम है और कितना अनूठा है ये अभियान जिसने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया? बिल्कुल आंचल, जैसे आपने खुद ही कहा कि पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया। और आप देखिए कि आंचलिक नगरों से, शहरों से, गांव से लेकर के माटी को जिफार से लेकर के यहाँ पे लाया गया है और अलग अलग जोन में आज ये जो कार्यक्रम है ये होने वाला है। तो अलग अलग जोन में अपने अपने हिसाब से तमाम जो अमृत कलश यात्री हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उनकी अलग अलग जो वेशभूषाएं हैं जो हमारी विभिन्नता को एकता में समाहित करती है वो झलक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तमाम जो नृत्य हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे, देशभक्ति गीत संगीत का कार्यक्रम भी यहाँ पर होगा। तो ये जो कलश है उस कलश में जो माटी है या फिर जो चावल के जो दाने हैं वो एक ये दिखाने की कोशिश करता है कि देश किस प्रकार से तमाम विभिन्नताओं के बावजूद भी एक है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जब वो जिस प्रकार उस एकता का जो प्रदर्शन होगा वो भी देखने में लाजवाब होगा, क्योंकि जो आंचलिक शहरों में आप मान के चलिए कि 2 लाख से भी ज़्यादा कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं अलग अलग जगहों पर, और वो ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, एकता में जिस प्रकार से पिरोया गया है और शहीदों को भी नमन किया गया है, वीरांगनाओं को यहाँ पर नमन किया गया है इस तमाम कार्यक्रम के जरिए। तो हम ये भी जानते हैं कि जिस प्रकार से विकास की ओर हम नए भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अपने वीरों को भी उनकी शहादतों को भी याद रख रहे हैं और एक उनसे प्रेरणा भी ले रहे हैं, प्रेरणा स्रोत वो हमारे हैं। और ये यहाँ पर जब कर्तव्य पथ में एक जो बड़ा कलश यहाँ पर रखा गया है उसमें ये तमाम जो मिट्टियाँ जो लाई गई हैं वो उसमें रखी जाएंगी और उसके बाद एकता के सूत्र में इसको पिरोया जाएगा।
जाएगा। आप मान के चलिए ये कुछ उसी प्रकार से ये देखने को मिलता है जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए आप मान के चलिए कि जिस प्रकार से लोहा एकत्रित किया गया था पूरे देश से, वो भी एक एकता को दिखाने की एक झलक थी। और वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि सभी लोग बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से, बड़े जोश के साथ वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और वो इस बात में भी संकल्पित है कि इस देश को एक होकर के आगे की ओर लेकर जाना है, सुदृढ़ता से पूरे देश का विकास करना है। बिल्कुल, और कल प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चंद्रशेखर, पूरा ये जो तमाम देश के अलग अलग जगहों से जो माटी एकत्रित करके लाई गई है वो एक बड़े अमृत कलश में डाली जाएगी। क्या कुछ ऐसी तस्वीरें भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, इस वक्त दिखा सकते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रखी जा रही है कर्तव्य पथ पर? निश्चित तौर से ये कार्यक्रम जो है जो जया ये 10 बजे शुरू होगा और उसी लिए तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं और जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो उसके बाद से ही यहाँ पर जो है वो लोगों का आने का सिलसिला शुरू होगा और ये तमाम जो अमृत कलश यात्री हैं वो मैंने बताया कि अपने जोन के हिसाब से वो यहाँ पर आएंगे और मार्च करेंगे। उसके बाद ये जो कलश है, जो छोटे छोटे कलशों में वो देश की माटी लेकर के आए हैं, उसको एक अमृत जो कलश है उसमें डाला जाएगा। तो वो ये विहंगम दृश्य है, नजारा है। निश्चित तौर पर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जब ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी और ये सीधी तस्वीरें वही स्पेशल अट्रैक्शन है इस पूरे मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़ा हुआ चंद्रशेखर, क्योंकि अगर भारत एक सागर है तो उस सागर के तमाम जो मोती हैं वो इस तरह से इस मिट्टी के जरिए हम यहाँ इकट्ठा करके लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव के साथ मेरी माटी मेरा अभियान जो है उस कार्यक्रम में तमाम जो लोग हैं अलग अलग राज्यों से मिट्टी लाए हैं और इस माटी को कैसे अमृत कलश में डाला जाएगा, ये अपने आप में वो जो दृश्य है वो बहुत ही ज़्यादा रमणीय होने वाला है। बिल्कुल, आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जिसकी वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में लगातार बनी हुई है। सफर के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 322 दर्ज किया गया। प्रदूषण की निगरानी करने वाली एजेंसियों के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के चलते इसके और भी खराब होने की आशंका है। बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू है। और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, एक बार फिर से रुख करते हैं कि आज की सुर्खियां क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मेहसाणा में 5,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। पांचों चुनावी राज्यों में सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह इंदौर और ग्वालियर में करेंगे संभागीय बैठक। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में करेंगी जनसभाएं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन दुर्घटना में 11 लोगों की मौत, कम से कम 50 लोग घायल। राहत और बचाव अभियान जारी। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर को अभियान के समापन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर गाजा में लड़ाई रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज होगी एक आपात बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से नागरिकों की रक्षा करने और गाजा को मानवीय सहायता बढ़ाने का किया आग्रह।
खेल की खबरों में आईसीसी विश्व कप में भारत की जीत का सिलसिला बरकरार। इंग्लैंड को दी 100 रन से मात, शमी ने 4 और बुमराह ने झटके 3 विकेट। जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची टीम इंडिया। और विश्व कप में आज श्रीलंका का सामना अफगानिस्तान से। सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखने के उद्देश्य से दोनों टीमों के लिए जीत हर हाल में जरूरी। वक्त थोड़े से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं संध्या, गुड मॉर्निंग। क्या खास है आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों में? जी गुड मॉर्निंग जया और आंचल। आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियों की बात करें तो आगामी त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और इसके मद्देनज़र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में त्योहारों का जिक्र करते हुए ये बात कही कि इस त्योहार में ऐसे उत्पाद खरीदे जाएं जिसमें देशवासियों का पसीना और भारत के युवाओं का टैलेंट शामिल हो। इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। और अगली खबर की बात करें तो ये है आगामी चुनाव से जुड़ी हुई, जो कि 5 राज्यों में संपन्न होने हैं, जहाँ पर विधानसभाओं के उम्मीदवार अपनी अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं, घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पार्टियां जनसभाएं कर रही हैं। तो वहीं चुनाव आयोग भी सक्रिय है और इस बार चुनाव आयोग ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक नारा दिया है, हम भारत हैं, भारत है मुझ में, हम ताकत हैं, ताकत है मुझ में। इस नारे के साथ चुनाव आयोग चाहता है कि लोकतंत्र की ताकत और भी बढ़े और इस बार मतदान का प्रतिशत और भी ज़्यादा हो। अगली खबर की बात करें तो ये भी चुनाव से जुड़ी हुई है, जिसे नवभारत टाइम्स ने आज प्रकाशित किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर के दंतेवाड़ा जिले के कुछ आसपास के गांव ऐसे हैं, लगभग 40 गांव, जहां पर मतदाताओं ने कभी भी मतदान में भाग नहीं लिया और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि नज़दीक में पोलिंग बूथ बनने की वजह से शायद ये 40 गांव के जो लोग हैं वो मतदान में अपनी भागीदारी दर्ज करवाएंगे। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में एक पोलिंग बूथ तैयार किया गया था, लेकिन वहां पर नक्सली वारदात होने के बाद वहां के लोगों ने इस मतदान में भाग नहीं लिया था। आपको बता दें कि ज़िले से लगभग 70 किलोमीटर दूर ये गाँव बसे हुए हैं और प्रमुख सड़कों से 7 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से लोग यहां पर चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगली खबर अर्थ जागरण पेज से जुड़ी हुई है, जिसमें भारत में दूरसंचार सेवाएं दुनिया में सबसे सस्ती हैं, ये केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के दौरान। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि हिंदुस्तान अखबार में अपना देश पेज पर ली गई है और बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय ने फैसला लेते हुए 18 उच्च रक्षा प्रौद्योगिकी देश में ही तैयार करने का फैसला लिया है, जिनमें लेजर वेपन, लंबी दूरी के ड्रोन, AI आधारित रोबोट और लो ऑर्बिट उपग्रह शामिल हैं। इस खबर को आज हिंदुस्तान अखबार ने लिया है, साथ ही अन्य अखबारों ने भी प्रकाशित किया है। अगली खबर जनसत्ता अखबार से है, जिसमें केंद्र के बिजली मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि बिजली पर कर या शुल्क लगाने का अधिकार राज्यों को नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार केंद्रीय मंत्रालय के संज्ञान में ये मामला आया और ये जानकारी प्राप्त हुई कि राज्य जो है वो अपनी मनमर्जी से बिजली उत्पादन पर शुल्क लगा रहे हैं, जिसको
को लेकर के केंद्र के बिजली मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया है और इस बात को स्पष्ट किया है। अगली खबर की बात करें तो भारत और वियतनाम संबंध से जुड़ी हुई है। दरअसल दोनों देशों में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने की उम्मीद जताई गई है और ये भी बताया गया है कि भारत और वियतनाम के बीच जो साझेदारी है वो नए मुकाम पर होगी। ये बात भारत के राजदूत संदीप आर्य ने वियतनाम में कही है। और चलते चलते बात कर लेते हैं आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी हुई, जिसे आज हिंदुस्तान अखबार ने अपने चलते चलते पेज पर ही लिया है। और एक स्टडी में दावा किया है कि जो आयुर्वेद है उससे 14 दिनों में मधुमेह पर काबू पाया जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों पर यह स्टडी की गई है, रिसर्च किया गया है और ये भी स्पष्ट किया गया है कि आयुर्वेद की जो दवाएं हैं और दिनचर्या में जो बदलाव है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। आप हम सभी जानते हैं कि इस समय में मधुमेह से लगभग ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं। तो ये है आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियां, प्रमुख हेडलाइंस जो आज अखबारों में ली गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इन तमाम अखबारों की सुर्खियों को हम तक समेट कर लाने के लिए। और आइए अब रुख करते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों की तरफ। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष और तेज होता जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज एक आपात बैठक होगी, जिसमें गाजा में लड़ाई रोकने पर चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के युद्धक विमानों ने रविवार को गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के पास हमले किए। इजराइल ने दावा किया है कि हमास के आतंकी अस्पताल का अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम से नागरिकों की रक्षा करने और गाजा को मानवीय सहायता बढ़ाने का आग्रह किया है। और इजराइल ने अब गाजा पट्टी से सटे इलाकों में भी हमले करना चालू कर दिया। गाजा के लोगों में डर का माहौल है। संघर्ष के मैदान से डीडी न्यूज़ की टीम आपको पल पल की अपडेट दे रही है। देखिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह की ये रिपोर्ट। इजराइल की हो रही बमबारी में ज्यादातर मौतें और इंजरीज जो लोग घायल हो रहे हैं वो गाजा पट्टी में हैं, क्योंकि गाजा पट्टी में ज्यादा एरियल बॉम्बिंग्स हो रही हैं, कुछ लोकलाइज्ड रेड्स हो रही हैं, ग्राउंड इंकर्जन्स हो रही हैं इजरायली फौज की तरफ से। पर वेस्ट बैंक में भी स्ट्राइक्स हो रही हैं। इजराइल अपने टारगेट्स वेस्ट बैंक में मिसाइल अटैक्स के थ्रू, 2 मिसाइल अटैक्स हुए, एक जनीन में हुआ और दूसरा शम्स नूर में हुआ जो एक रिफ्यूजी कैंप था। मैं इस वक्त फलस्तीन में हूं, वेस्ट बैंक में हूं। अगर मैं आपको नजारा दिखाना चाहूं तो लोग यहां सड़कों पर उतरे हैं। करीब 110 लोग पिछले 2 हफ्तों में यहाँ वेस्ट बैंक में उनकी मौतें हो चुकी हैं। 2000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और यहाँ लगातार 700 से 800 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इजरायली फौज अरेस्ट कर रही है। लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि अगर इजरायल ये कहता है कि वो सिर्फ हमास के बेसिस और मिलिट्री टारगेट्स को अटैक कर रहा है तो फिर, और सिविलियंस सिर्फ कोलैटरल डैमेज हैं, तो फिर वेस्ट बैंक में अटैक्स क्यों? जब इजराइल की फोर्सेस से हम ये पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमास के टेररिस्ट नेटवर्क्स यहाँ भी मौजूद हैं, उनके आतंकी नेटवर्क्स यहाँ भी मौजूद हैं। तो उनके जो सपोर्टर्स हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, जो उनके वेपन्स, आर्म्स, कैशेस इकट्ठा कर रहे हैं वेस्ट बैंक पर, वो उन्हीं को टारगेट कर रहा है और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की वजह से वो उनको टारगेट कर रहा है। तो क्लियरली वेस्ट बैंक में भी और गाजा में भी मिलिट्री कैंपेन अपने अरूज पे है और इजराइल का कहना है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो हमास को निस्ते नाबूद ना कर दे। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, वेस्ट बैंक, फलस्तीन। और इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष का आज 24वां दिन है। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमृतपाल, इजराइल ने कहा कि हम अगले चरण में जाएंगे और इसका क्या मतलब निकाला जाए? यूएफ गैलेंट जो इनके रक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अभी सेकंड स्टेज है।
जिसका मतलब था कि पहली स्टेज में इन्होंने एरियल बॉम्बिंग्स की, मिसाइल अटैक्स किए, उसके अंदर जो अभी भी चल रहे हैं। दूसरी स्टेज पर इनकी फौजें अंदर गई, इनकी फौज अंदर गई, वो दूसरी स्टेज है। पर फौज जो अंदर गई है वो लिमिटेड अंदर गई है। पूरी तरह से पूरी फौज जो इन्होंने इकट्ठी कर ली है, जो बॉर्डर्स पे अमैस की है, इनके टैंक्स, इनके आर्टिलरी गन्स, इनकी फायर पावर, इनकी हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट, वो अभी भी बॉर्डर पर खड़ा है। दूसरी स्टेज का, तीसरी स्टेज या अगली स्टेज का मतलब यही होगा कि पूरी फौजें पूरी तरह अंदर जाएंगी। और अमृत, वहीं अगर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन की माने तो इजराइल को नागरिक और हमास में फ़र्क करना चाहिए। उनका जो ये बयान है उसे आप कैसे देखते हैं? जैक सुलिवन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व्हाइट हाउस के, उनका ये कहना कि इजराइल की जिम्मेवारी है, उसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं इनको कि भाई आप मिलिट्री कैंपेन तो कर रहे हैं, पर उसकी जब सिविलियन मौतें होंगी तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, वो आप इसको फैक्टर इन कीजिए अपनी मिलिट्री कैंपेन के साथ। क्योंकि ये किसी भी, लगातार यूएन गुहार लगा रहा है और भी मुल्क गुहार लगा रहे हैं कि आप बंद कीजिए, ह्यूमैनिटेरियन पॉज दीजिए, इनके अपने अलाइज गुहार लगा रहे हैं, पर ये कहते हैं कि नहीं जी, हमने जब तक अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के हमास को निस्ते नाबूद करना हम अचीव नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी मिलिट्री कैंपेन बंद करनी तो छोड़ें और तीव्र करेंगे और आने वाले दिनों में करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं, पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, युवाव गैलेंट ये कह रहे हैं, नेशनल टेलीविज़न पर कह रहे हैं, जब विदेशी नेताओं से बात करते हैं वहाँ कह रहे हैं, तो ये लगातार ये बातें कही जा रही हैं। अब वेस्ट क्या कर सकता है? वेस्ट इनको ये कह सकता है कि हम आपके साथ हैं मॉरली, डिप्लोमेटिकली, पर हमें जब सिविलियन मौतें, जब क्लोज कॉम्बैट में जाएंगे, क्योंकि हमास तो आतंकवादी हैं, वो तो गुरिल्ला फोर्स है, वो तो सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड यूज़ करेगा, तब बड़ी संख्या जब आएगी तो उसको हम कैसे डिफेंड करेंगे आपको। तो ये कह रहे हैं, उसका मेरे ख्याल से जो असर, आपने पूछा कि ग्राउंड पर या इजराइल पे क्या होगा, मुझे लगता है ये मिलिट्री कैंपेन ऑन रखेंगे। इनका कहना है कि ठीक है, वो कोलैटरल डैमेज है, हम क्या कर सकते हैं। डिप्लोमेसी हाइटन करेंगे, कूटनीति, इनके जो सारे सफ़ीर हैं पूरी दुनिया में, और बेंजामिन नेतन्याहू लगातार, इनके जो विदेश मंत्री हैं एली कोहेन, वो लगातार बात कर रहे हैं विदेशी नेताओं से, खास करके वेस्टर्न पावर्स से, कि देखिए हम सारे मेजर्स ले रहे हैं कि सिविलियंस को हम स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ले रहे हैं। तो एक तो कूटनीति ये जो प्रयास हैं वो ये तेज़ करेंगे, दूसरा मिलिटरीली ये करेंगे कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पे एक्ट करेंगे कि उनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स कहाँ हैं, उनकी ऑपरेशनल बेसिस कहाँ हैं, अगर टनल्स में घुसना है तो कैसे उनको गैस आउट करके क्या उनको ओवरग्राउंड लाएं, या क्या अंदर, जिसको स्पंज बॉम्ब्स कहते हैं, एक तरह की फोम होती है, वो छोड़ें, फिर वो सॉलिडिफाई हो जाती है, पत्थर की तरह जाके फिर वो अटैक करती है। तो ये सब मेजर्स मिलिटरीली लेंगे। और तीसरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आज आप जानते हैं कि अब बड़ा इंपॉर्टेंट वॉरफेयर का, मतलब आपकी मिलिट्री वॉरफेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट बन गया है सोशल मीडिया के आने से। तो इन्होंने जो उनकी दूसरी साइड की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उस पर लगाम लगाने के लिए इन्होंने वहाँ इंटरनेट काट दिया, टेलीफोन लाइंस काट दी हैं, कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा, जो भी हमास बार भेज रहा है वो सैटेलाइट फ़ोन्स के थ्रू भेज रहा है, सैटेलाइट नेटवर्क्स के थ्रू भेज रहा है। तो ये सब वो सब कर रहे हैं कि उनका जो प्रोपेगेंडा है वो कम हो और ये उस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे रहें। अपनी तरफ से ये लगातार हम जैसे जो पत्रकार यहाँ आए हुए हैं दुनिया भर से, उनके साथ वीडियोस शेयर करते हैं कि हम देखिए ये कदम उठा रहे हैं, ये हमारी बॉडी कैम फुटेजेस हैं हमारे सोल्जर्स की, ये वो लोग अल शिफा को यू अस्पताल के नीचे देखिए ये उनकी सुरंगें हैं। तो ये उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यूज़ कर रहे हैं। तो तीन चीज़ें करेंगे, मिलिट्री कैंपेन, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और कूटनीति तेज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम चीज़ों के साथ यहाँ पर इजराइल अपने दूसरे चरण में आगे बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो यहाँ पर इस वक्त तमाम देश ये पूछ रहे हैं कि जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, जो आम मासूम नागरिक मर रहे हैं, क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता कि उन तक मानवीय राहत पहुँचे और वो उनके लिए कोई ऐसा कॉरिडोर बना सके ताकि वो जो मासूम लोग हैं वो वहाँ से निकल सकें। लेकिन ये अभी भी एक बड़ा सवाल
बना हुआ है। उम्मीद करते हैं इसका जवाब जल्द मिलेगा, लेकिन फिलहाल वक्त की छोटी सी ब्रेक का है। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। ट्राइडेंट रियल्टी हरियाणा के पंचकुला में 400 स्वतंत्र फ्लोर बनाने के लिए 700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दिल्ली की एक कंपनी पंचकुला में 200 एकड़ क्षेत्रफल में टाउनशिप ट्राइडेंट हिल्स विकसित कर रही है। रिलायंस जियो के अध्यक्ष मैथ्यू ओमन ने कहा कि भारत में सफलता के बाद रिलायंस जियो वैश्विक स्तर पर प्रवेश को एक विकल्प के रूप में देखती है और उसके लिए कंपनी लगातार मूल्यांकन कर रही है। एफएम रेडियो नेटवर्क रेडियो मिर्ची और रेडियो ऑरेंज के गठजोड़ ने बिग एफएम रेडियो नेटवर्क का अधिग्रहण करने के लिए 251 करोड़ रुपए की बोली लगाई। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। बात आईसीसी विश्व कप की, जिसमें भारत ने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए रविवार को इंग्लैंड को 100 रन से हरा दिया। भारत से जीत के लिए मिले 230 रन के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 34.5 ओवर में 129 रन पर पवेलियन लौट गई। भारत के लिए शमी ने 4 और बुमराह ने 3 विकेट लिए और इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में शीर्ष पर है। और आइए देखते हैं खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। विक्रांत मेसी की फिल्म 12वीं फेल का शानदार प्रदर्शन जारी। कमाई के मामले में 12वीं फेल ने कंगना रणावत की तेजस को पीछे छोड़ बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3 करोड़ से अधिक का किया कारोबार। और रजनीकांत और अमिताभ बच्चन लगभग 33 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ आएंगे नजर। दोनों ही अभिनेताओं ने अपनी आगामी फिल्म थलाइवर 170 का मुंबई शेड्यूल की शूटिंग पूरी की। सुपरस्टार कमल हासन की अगली फिल्म इंडियन 2 का इंट्रो 3 नवंबर को होगा रिलीज। फिल्म मेकर्स ने एक पोस्टर शेयर करते हुए दी जानकारी। सनी देओल की फिल्म गदर 2 की सफलता से उत्साहित फिल्म के मेकर्स ने इसके अगले पार्ट पर जल्द काम करने की घोषणा की है। फिल्म निर्माता नए साल के मौके पर फिल्म की रिलीजिंग डेट की घोषणा करेंगे। बात संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषाओं की मानी जाती है और इसके व्याकरण और उच्चारण के कारण इसे वैज्ञानिक भाषा भी कहा जाता है। इसी भाषा को सिखाने और अभ्यास करवाने के लिए डीडी न्यूज़ ऐप के लिए लेकर आया है संस्कृत पाठशाला की एक नई श्रृंखला। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत सीखना हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः। संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में या फिर बाहर संस्कृत पढ़ते होंगे। आपके इसी अभ्यास को और दुरुस्त करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये संस्कृत पाठशाला की नई श्रृंखला। कोई भी भाषा वर्णमाला पर आधारित होती है। अंग्रेजी में यह वर्णमाला ABCD है, हिंदी में यही अ आ इ ई और संस्कृत में इसे कहते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र अर्थात महेश के द्वारा निकले हुए सूत्र। भारतीय परंपरा में महर्षि पाणिनि हुए हैं, आप सभी ने उनका नाम सुना ही होगा। इस बार G20 में भी उनके द्वारा लिखित अष्टाध्यायी ग्रंथ की पांडुलिपि को प्रदर्शित किया गया था। ऐसा कहा जाता है उन्होंने ही शिव के डमरू से इन 14 फॉर्मूलाज को क्रिएट किया था। क्या हैं ये फॉर्मूलाज, आइए सुनते हैं।
अ ई उण, ऋ ऋक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व रट, लण, य म ङ ण नम, झ भै, घ ढ धश, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ च ट तव, कपय, श श सर, हल। तो ये हैं वो 14 फॉर्मूलाज, 14 सूत्र जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहा गया। वस्तुतः इन्हीं सूत्रों के कारण संस्कृत संस्कृत बनती है, परिष्कृत बनती है। इन सूत्रों की वैज्ञानिकता के बारे में हम बात करेंगे अपने अग्रिम श्रृंखला में। तब तक आप करिए इनका अभ्यास। नमस्कार। तो संस्कृत की पाठशाला हमारा नया सेगमेंट और वाकई बेहद रोचक तरीके से किस तरह से संस्कृत सीखने का एक अवसर आपको दे रहा है। और आइए अब देखते हैं देश भर में क्या है आपके राज्य में मौसम का मिजाज। मिजाज मौसम के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको छोड़ जाते हैं लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर पर वार्षिक दीपावली उत्सव की कुछ झलकियों के साथ, जिसे लंदन के मेयर सादिक खान ने आयोजित किया। आप इन दृश्यों का लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे मुगली